इस समय जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, अगर मैं बात बताऊं तो आपका ना ये सिलेबस देखने को मिलता है ये। अब जैसा मैंने आपको पहले ही इस बारे में मैंने आपको अपने शब्द दे दिए थे, अब मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता। मैंने आपको शब्द दिए थे कि जैसे ही आपका आईवीसी पूरा होगा तो उसके पश्चात मैं आपके कुछ क्वेश्चंस हैं सिंधु घाटी सभ्यता के या पूर्व ऐतिहासिक समय के लगवाने वाला हूं। ये सवाल मैंने आपसे कराने के बारे में बोल दिया था। तो क्या आप सभी कुछ क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं? आज की क्लास एक कॉम्पैक्ट क्लास होगी। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सिंधु घाटी सभ्यता के करा दूंगा, उसके पश्चात मैं वैदिक एज को स्टार्ट करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रीमियम लेवल के क्वेश्चंस होंगे उन सभी को यहां कवर करने की कोशिश की जाएगी। मुझे सिर्फ एक बार बता दीजिए, क्या क्या क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हैं? आपने जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ा, क्या आपने वो सही से सीखा या नहीं सीखा? इस बात के बारे में पढ़ने के लिए हम सभी तैयार हैं। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए, क्या आप तैयार हैं या नहीं? ठीक है, फटाफट मुझे बता दीजिए। ठीक है, बिना परेशानी के मुझे बता दीजिए कि कोई परेशानी तो आपको किसी प्रकार की नहीं है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से, मजा ही आ जाएगा आपको, मजा ही आ जाएगा आपको, बता दीजिएगा। ठीक है, चलो। यस सर, ठीक है, सब तैयार है। ठीक है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने पहले से पढ़ लिया है। इसमें सिर्फ आपको यह पता लगेगी कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। इसमें क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है यहां से। आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बड़े बढ़िया लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद तो मेरी यह है कि आप सब कुछ सीख पाए होंगे, लेकिन कुछ जो भी कमियां रह जाती हैं उनको पूर्ण कर दिया जाएगा। ये लीजिए, ये रहा एकदम क्लासिक लेवल के सवालों का बखीरा आपके सामने। बताइए, पूछा जा रहा है, ये पहला प्रैक्टिस सेशन है, साथ में वैदिक एज को स्टार्ट करेंगे जस्ट इसके बाद। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पंजाब भारत में स्थित है? कौन सा ऐसा है जो पंजाब भारत में स्थित है? बनावली, बालू, कोटदिजी और रोपड़। तो इसमें से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा है जो पंजाब भारत में स्थित है। मनुष्य के साथ कुत्ते के साक्ष्य कहां से मिले? यहीं से मिले। मनुष्य के साथ कुत्ते के साक्ष्य, मनुष्य के साथ कुत्ते के साक्ष्य भी यहीं से मिले। कुत्ते के साक्ष्य भी यहीं से मिले, साक्ष्य भी यहीं से मिले। इसकी जो एक्सकवेटर है, एक्सकवेटर का मतलब होता है खोज करता। एक्सकवेटर आपको देखने को मिल जाता है, एक्सकवेटर खोज करता है बाबू, या खनन करता। तो यज्ञदत्त शर्मा है। खनन करता कौन है बाबू? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू जिस भी साइट के बारे में पूछा गया जो पंजाब में, दैट इज रोपड़। रोपड़ इज इन पंजाब। रोपड़ इज इन पंजाब। रोपड़ दैट इज इन पंजाब। मनुष्य के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले, एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, अब एक बच्चा और कह रहा है बाबू कि सर मनुष्य के साथ कुत्ते के साक्ष्य बुर्जहोम से भी मिले हैं, जो कि आपको कश्मीर में देखने को मिलता है। सेम चीज आपको बुर्जहोम कश्मीर से भी देखने को मिली है। बुर्जहोम कश्मीर बिल्कुल सही है, वो भी बुर्जहोम कश्मीर से भी देखने को मिले हैं। भैया इसमें पता है क्या बदलाव है? बुर्जहोम कश्मीर पाषाण काल है और यह आपका इंडस वैली काल है। बुर्जहोम कश्मीर जो है बाबू, यह आपका पाषाण काल है। ठीक है, यह पाषाण काल की बात है, स्टोन एज की बात है। पाषाण काल है, और वो भी कौन सा वाला? नवपाषाण काल है। नवपाषाण, नियोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज। ठीक है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रोपड़। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, दूसरा। बताइए, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए गोले कहां से प्राप्त किए जाते थे? ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर द शेल्स फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड। जब आप शिल्प का उत्पादन करते हैं तो उसमें शेल्स की जरूरत होती है, तो शेल्स कहां से प्राप्त किए जाते थे उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो शेल उत्पादन के बारे में बताइए, शेल उत्पादन कहां से होता था? अच्छा, ये एक अच्छा सवाल होगा। ये मैंने आपको नहीं बताया है ना? ये मैंने आपको नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे आपके तभी क्लियर होते हैं जब प्रैक्टिस चल रही होती है। अब प्रैक्टिस चल रही है तो होता क्या है बाबू, शेल्स की अगर मैं बात करूं तो रोपड़ पंजाब हो गया, जयपुर तो ये साइट ही नहीं है। बट अगर इसमें मैं बात करूं, शौदगुई अफगान में है बाबू, अफगान में है। अफगान में आपने किसी को देखा है कि रेशम के कपड़े पहने हुए, शिल्प के कपड़े पहने हुए देखा है? नहीं देखा। दरअसल इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के जो शिल्प उत्पादन के लिए गोले या शेल्स प्राप्त होते थे, डिजाइनिंग के लिए गोले प्राप्त होते थे, वो गुजरात से प्राप्त होते थे। गुजरात में नागेश्वर में,
नागेश्वर। नागेश्वर गुजरात से प्राप्त होते थे। कहां से प्राप्त होते थे? नागेश्वर गुजरात से प्राप्त होते थे। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसमें रिटन फॉर्मेट में। रिटन फॉर्मेट में आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, वो बहुत बेहतरीन सवाल आपका रहेगा, पाषाण काल के आसपास का सवाल होगा और बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल आपका होगा। ठीक है, चलो तो आप मुझे यहां पर एक क्लियर सभ्यता बताएंगे, ठीक है, कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताना होगा कि भाई सबसे प्राचीन काल कौन सा है? दैट इज पूरा पाषाण। तो ऑस्ट्रिच के साक्ष्य या ऑस्ट्रिच के अंडों के साक्ष्य, यह इसके बारे में पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रिच 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 के साक्ष्य किस काल से मिले हैं? किस काल से मिले हैं? काल से मिले हैं, यह सवाल आपसे पूछा जाता है, किस काल से मिले? तो जो ऑस्ट्रिच के एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस ऑफ ऑस्ट्रिच हैं, तो वो किस टेन्योर से मिले हैं? बताइए। ऑप्शन बताता हूं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण या नवपाषाण? पुरा पाषाण, नवपाषाण या मध्य पाषाण? नवपाषाण या मध्य पाषाण? मध्य पाषाण, तो बताएं। या फिर इसमें पूछा जा सकता है ताम्रकाल। तो फटाफट से मुझे बताइए कि ऑस्ट्रिच के एविडेंस कहां से मिले हैं? सर ये हड़प्पा का है? नहीं बाबू, ये हड़प्पा से पहले का, ये हड़प्पा है। नागेश्वर का जो काल है, जी हां, ये नागेश्वर का जो काल है, ये आईवीसी का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये मुझे बताइए, ये मिले हैं पूरा पाषाण से, पैलियोलिथिक एज से, पूरा पाषाण से पैलियोलिथिक एज से। अच्छा, एसएससी के एग्जाम में एक सवाल आया, उस सवाल के आने की कोई तुक नहीं थी, पर वह सवाल आया। आने की कोई तुक नहीं थी, सवाल मैं कहूंगा कि बहुत गलत सवाल पूछा गया, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, पर पूछा गया। सवाल था कि कपास की खेती कितने वर्ष पूर्व हुआ करती थी? कपास की खेती, कपास की, अबे ऑस्ट्रिच को इंग्लिश में क्या लिखूं? शुतुरमुर्ग है? ले, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। यार यो छोरा नहीं माना कती। कपास की खेती कितने वर्ष पहले होती थी? कपास की खेती कितने वर्ष पहले, वर्ष पहले होती थी? अच्छा, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था कि भाई कॉटन हॉर्टिकल्चर कब होता था, बट ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें पूछा जाए कि भाई कपास की खेती कितने वर्ष पहले होती थी, तो ये 7000 बीसीई, 7000 बीसीई इसका करेक्ट आंसर होता है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए थे, बट यह सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलो, हाँ जी। तो कपास की खेती 7000 बीसीई में आपको देखने को मिल जाएगी, है ना? बढ़िया, अच्छा सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये लीजिए तीसरा सवाल। अधिकांश मानक हड़प्पा मोहरें क्वेश्चन मार्क से बनी थी, जो एक प्रकार का नरम पत्थर था, जो 2x2 के आयाम के साथ चौकोर आकार का था और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। एकदम बढ़िया सवाल, ठीक है, एकदम बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो आप इसके अंदर बताएंगे कि जो अधिकांश मानक हड़प्पा मोहरे हैं, यह आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे। अब एक अच्छा सवाल बाबू, हड़प्पा की खोज किसने करी? हड़प्पा की खोज किसने करी? फटाफट बताइए, हड़प्पा की खोज किसने करी है? सर यहां देखने को मिल जाएगा, हड़प्पा की खोज में आपको दयाराम साहनी का नाम, ठीक है, दयाराम साहनी का नाम, 1921 दयाराम साहनी, दयाराम साहनी आपको देखने को मिल जाएगा। दयाराम साहनी आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस ये भी आपको देखने को मिल जाएगा दयाराम साहनी के बाद, 1921 में दयाराम साहनी के बाद एक पॉइंट आपको और देखने को मिल जाएगा कि इस समय एएसआई के अध्यक्ष कौन थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ कौन थे? एएसआई अध्यक्ष कौन थे? दैट इज जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ही वो आदमी है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, इसी के द्वारा सिंधु घाटी नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। इसी ने इसको नाम दिया था आईवीसी सिविलाइजेशन, इसी ने इसको आईवीसी इंडियस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था। व्हाट द पॉइंट? यस सर। अब पूछा जाता है कि वो किसकी बनी होती थी? दैट इज मेड अप ऑफ, क्या वो गोल्डन रूटाइल तरीके से बनी थी? अब गोल्डन रूटाइल तरीके से कैसे बन जाएगी? गोल्ड तो तब था ही नहीं, गोल्ड तो तब था ही नहीं। रोडेनाइट आपने पढ़ा नहीं होगा, सेलेनाइट पढ़ा होगा या स्टेटाइट पढ़ा होगा, ये स्टेटाइट तरीके की बनी होती थी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू, स्टेटाइट तरीके की बनी होती थी, स्टेटाइट तरीके की बनी होती थी, स्टेटाइट तरीके की बनी होती थी। एक अच्छा सवाल हो जाता है, एक अच्छा सवाल हो जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम सिंधु घाटी के साक्ष्य किस व्यक्ति को मिले थे?
सर्वप्रथम सिंधु घाटी के साक्ष्य किसको मिले थे? सर्वप्रथम आईवीसी के साक्ष्य किसे मिले? आईवीसी के साक्ष्य किसे मिले? किसे मिले बताओ, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने मैं दे रहा हूं, ठीक है? चलो ऑप्शंस आपके सामने दे रहा हूं, ठीक है। एमएस वत्स, एमएस वत्स। दूसरा, यार एक तो ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत आती है। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, ठीक है। मिसॉन, ठीक है। चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन, या बार्टर ब्रदर्स। बार्टर ब्रदर्स की जगह आप लिख लीजिए अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम। बाबू जो अपने हिंदी वाले छात्र हैं, टेंशन मत लेना बाबू, नाम दोनों का सेम ही होता है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, चलो इसका करें। बर्टन ब्रदर, बर्टन तो मैंने काट दिया ना, नाम नहीं लिखा मैंने बर्टन का, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर होगा इसका चार्ल्स मेसन। करेक्ट आंसर होगा बाबू इसका चार्ल्स मेसन। सर आपने तो चार्ल्स मेसन बताया ही नहीं था, अभी रुक जाओ। दरअसल इन सभी चीजों के बारे में मैंने विस्तृत अध्ययन पहले ही कर दिया है आप लोगों के समक्ष। जैसे अगर मैं चार्ल्स मेसन की ही चर्चा करूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो इसका उल्लेखीकरण किया गया है, यह 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया है, ठीक है। इस चीज को मैं पहले ही बता चुका हूं। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंगम आता है और एएसआई के अंदर 1920-21 में आता है आपका जॉन मार्शल, ठीक है। चलो तो बेहतरीन ढंग से इसका आंसर जो होगा वह इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, जो हैंड रिटन तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। अगला सवाल ये लो बाबू, अगला सवाल बताओ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथे नंबर का होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर की पुरुष नृत्य आकृति नटराज की खोज की गई है? नटराज की मूर्ति कहां से मिली है? यह पूछा जा रहा है कि नटराज की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। इसके बारे में आपको बताना है कि भाई नटराज की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। फटाफट बताइए नटराज की जो मूर्ति है वो कहां पर प्राप्त हुई है, ठीक है। फटाफट बताइए नटराज की मूर्ति बाबू कहां पर प्राप्त हुई है, बताओ। नटराज की मूर्ति कहां पर प्राप्त हुई है? दरअसल ये नटराज की मूर्ति नहीं है, नटराज जैसी मूर्ति है। नटराज जैसी मूर्ति आपको यह देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हालांकि एक अच्छा सवाल है, बहुत बार यह पूछा भी जाता है, इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द स्टोन मेल डांसिंग फिगर नटराज वॉज डिस्कवर्ड इन आईवीसी? बताइए, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो देखो बाबू, जितने भी बालक इसमें हड़प्पा कह रहे हैं, बात को समझो। इसके अंदर मोहनजोदड़ो नहीं है, इसके अंदर हड़प्पा आंसर है। जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है ना बाबू, दैट इज हड़प्पा, दैट आंसर इज हड़प्पा, नॉट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नहीं है। अब इसको भी मैं देखो एक्सप्लेन करने के लिए मैं रेफरेंस ले सकता हूं पुराने अपने साक्ष्यों का, ठीक है। हड़प्पा के अंतर्गत मैं साक्ष्यों का जो मटेरियल है वो ले सकता हूं, ठीक है, याद रखना। हड़प्पा के अंदर बाबू इसका चित्रण आपको देखने को मिल जाएगा, नॉट इन मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में इसका चित्रण आपको देखने को मिला था, ठीक है, याद रखना। हड़प्पा में ही इसका चित्रण आपको देखने को मिलता है। हड़प्पा, हड़प्पा के अंदर मिलता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो के अंदर तो नर्तक की मूर्ति मिलती है, नर्तक की मूर्ति मिलती है, नर्तक की मूर्ति, नर्तक की मूर्ति मिलती है। तो दैट इज डिफरेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट याद रखना। अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ये बहुत आसान हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है वो बता दीजिए। इसमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है, फटाफट बता दीजिए। कौन सा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, बिना परेशानी के बता दीजिए कि सर जी ये सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है, बिना परेशानी के बताइए, ठीक है। चलो बताइए। अच्छा ये मुझे बताइए, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं और गेहूं के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये अच्छा सवाल है बाबू। अच्छा इस सवाल का जवाब दे दूं, ये कौन सा सवाल है, पांचवा है ना? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा उरुक, उरुक हो जाएगा, उरुक। क्योंकि हड़प्पा आपने पढ़ा, लोथल पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा, लेकिन उरुक आपने नहीं पढ़ा। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले गेहूं के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? गेहूं के प्रथम साक्ष्य
गेहूं के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो गेहूं की बेसिकली एग्रीकल्चर होती थी, एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट, एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट, एग्रीकल्चर ऑफ एक्सैक्टली जौ और गेहूं, डायरेक्टली जौ और गेहूं। जौ के प्रथम साक्ष्य मुझे बताएं। कुछ स्थानों पे इसी को गेहूं कहकर भी संबोधित किया गया है। गेहूं के प्रथम साक्ष्य, जौ के प्रथम साक्ष्य। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले वो भी मुझे बताइए। चावल के प्रथम साक्ष्य, पहला एविडेंस जो मिला है इन सब का, ये कहां और कहां से मिला है? देखो मेहरगढ़ से मिलते हैं बाबू, मेहरगढ़ से मिलते हैं जौ या गेहूं के प्रथम साक्ष्य, ये मिलते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़, मेहरगढ़ आपको देखने को मिलता है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पहुंचे, ठीक है। तो दैट इज, अब चावल के प्रथम साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं सर जी, ये हमें देखने को मिलता है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा में देखने को मिलता है। कौन सी हवा? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, इलाहाबाद में कोल्डी हवा में देखने को मिलता है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा में देखने को मिलता है, ठीक है। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होती है बातें। अगला सवाल ये लीजिए, छठवें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा ऐसा है जो शिल्प उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके बारे में पूछा है। जहां पर शिल्प का उत्पादन नहीं होता था, ठीक है, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो नहीं होता था, बताइए। ठीक है, बहुत बेहतरीन, ओके, थैंक यू। शिल्प उत्पादन के बारे में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जहां शिल्प उत्पादन नहीं होता था, फटाफट बताइए। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा शिकार किया जाता था। मतलब एक सवाल है, यह पूरा पाषाण काल का सवाल है, पाषाण काल का सवाल है, पाषाण काल का, पाषाण काल का एक क्वेश्चन है, स्टोन एज का एक क्वेश्चन है कि मनुष्य अपना जीवन यापन शिकार पर चलाता था, इसके साक्ष्य हमें किस नदी घाटी में मिले हैं? बहुत बढ़िया सवाल लगा मुझे तो ये। पाषाण काल का एक सवाल है कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य अपना जीवन शिकार से चलाता था, अपना जीवन शिकार से चलाता था, इसके साक्ष्य कहां मिले? शिकार से चलाता था, चलाता था, साक्ष्य कहां मिले? इसके साक्ष्य कहां मिले? इसके साक्ष्य कहां मिले? इसके साक्ष्य कहां मिले? किस नदी घाटी में? किस नदी घाटी में? किस नदी घाटी में? ये आपसे पूछा है। तो बाबू नदी घाटी आपसे पूछी जा सकती है, जैसे गंगा, गंगा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी, या बाबू आपको देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ठीक है। किस नदी घाटी में? ओके, सो नाउ वी कम ऑन द टॉपिक, दैट इज क्राफ्ट प्रोडक्शन कहां से नहीं मिला? मांडा से नहीं मिला, मांडा से नहीं मिला। मांडा ये कहां पे है सर? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। दरअसल अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूंगा तो इसका विस्तार इस प्रकार से 4 जगह है। तो यहां आपको मांडा देखने को मिलता है, मांडा दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर दायमाबाद, दायमाबाद, दैमाबाद भी बोलते हैं, दैमाबाद इसको बोला जाता है, दायमा बोल लीजिए, दैमाबाद बोल लीजिए, दैमाबाद, दैमाबाद इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। यहां आपको देखने को मिलता है आलमगीरपुर, अपना यूपी है, आलमगीर आपको देखने को मिलता है, आलमगीरपुर यूपी वाला, और यहां बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। तो यहीं पर आपको जो स्थान देखने को मिलता है दैट इज मांडा। यहां पे शिल्प के कोई भी प्रोडक्शन पॉइंट नहीं मिले, जबकि नागेश्वर, बालाकोट आपको देखने को मिलता है, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे बालाकोट है। चनहूदड़ो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहां नागेश्वर गुजरात, एंड ये पाकिस्तान बॉर्डर पे, ये पाकिस्तान, ठीक है। तो पॉइंट है कि मांडा में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बहुत बेहतरीन सवाल, मनुष्य अपना जीवन शिकार से चलाता था, इसके साक्ष्य कहां मिले हैं? बाबू इसके साक्ष्य मिले नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में इसके साक्ष्य मिले हैं। सर ये कैसी बात होगी, नर्मदा नदी घाटी में कैसे मिल जाएंगे? ये तो बात ही नहीं हुई बाबू, ये बात कर रहा हूं मैं पाषाण काल की, ठीक है। और यहां पर सिंधु जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे डेवलप हुआ है। तो कहने की बात क्यों हुई कि शिकार के साक्ष्य तो नर्मदा नदी घाटी से ही मिलेंगे, नर्मदा नदी घाटी से ही मिलेंगे, ठीक है। चलो अब इसके बारे में आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन याद रखेंगे। चलिए
आगे बढ़े। ये आपको समझ में आया है मैटर तो बताइए। अगर ये मैटर आपको समझ में आया फटाफट बताइए, फटाफट से बताओ। अगर आपको ये समझ में आया फटाफट से बताइए भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, राधे राधे सर जी, आकाश बालक की तरफ से ठीक है आकाश, ले भाई। सातवां सवाल संभालो, ये संभालिए। 1944 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पद संभाला और हड़प्पा की खुदाई का काम संभाला? दरअसल 1944 का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार बन जाता है। यूजुअली तो सवाल बनता है किस चीज का, या तो 1861 का बनेगा, है ना, या फिर बनेगा 1921 का, या बनेगा 1944 का। दरअसल 1944 का इस कारण से बनता है क्योंकि भारत देश की आजादी समीप थी, जिस कारण से इसमें परिवर्तन आए। तो आपसे सवाल बन सकता है, तो आप बताइए इस समय कौन था, कौन था? तो राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो के कारण जाने जाते हैं। 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन इन्होंने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन इन्होंने किया था, का उत्खनन किया था। ठीक है बाबू, याद रखना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन इन्होंने किया था। जॉन मार्शल, ये इस समय एएसआई के चीफ थे, लेकिन 1944 में ये नहीं थे। बाबू यार, जॉन मार्शल कैसे हो जाएंगे मुझे ये बताओ? ये 1921 में थे, तब कैसे हो जाएंगे? 1919 में बने थे, तो 1921 के में थे जब हड़प्पा की खोज हुई, जब हड़प्पा के बारे में हमें पता लगा, जो दयाराम ने पता लगाया था, दयाराम साहनी ने पता लगाया था, है ना, हड़प्पा की खोज 1921 में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रैम व्हीलर। रैम व्हीलर आपको देखने को मिल जाएगा। द परफेक्ट आंसर इज रैम व्हीलर। रैम व्हीलर हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखिए, 7वें का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? अच्छा, इसमें ना सवाल लिखने वाले ने गलती करी है। इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था मुख्यतः देखा जाता था। अक्सर का क्या मतलब है? अक्सर इन राहों में अनजाने मिलते हैं। मुख्यतः, मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः। बताइए, देखो कई बार ना कई अलग अलग बातें कही जाती हैं, तो आपको कोई भी सवाल इतना देखना है, इतना देखना है कि वो आपको सवाल पूर्णतः याद हो जाए। तो मैंने आपको एक फोटो दिखाया था, ठीक है, अब इसको ना थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा बैल दिखता था। लेकिन अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, अब मुझे बताइए कौन नहीं दिखता था? कौन हड़प्पा मोहरों पर नहीं था? हड़प्पा मोहरों पर नहीं था, पर नहीं था, नहीं था, ये मुझे बताइए। तो यहां आपको बताना है कौन हड़प्पा मोहरों पर नहीं था। पहला, आपको अगर मैं बात बताऊं, हड़प्पा मोहरों पर नहीं था हाथी, चीता, हिरण, हाथी, चीता, हिरण, बैल या अश्व। अश्व माने घोड़ा। कौन नहीं था पूछा है, ठीक है। चलिए दूसरा, एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन बताइए। सबसे पवित्र मोहर किस देवता की थी? मोहर किस देवता की थी? किस देवता की थी? की थी, आपको बताना है। सबसे पवित्र मोहर किस देवता की थी? आपके सामने ऑप्शन है, पशुपति, उर्वरकता देवी, या पशुपति श्री कृष्ण, कृष्णा जी, कृष्णा जी, सी इंद्र, या डी हो जाएगा इसके अंदर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, या वायु मान लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बताना है। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से जो मोहर आपको यहां देखने को मिली थी। हालांकि मैं मोहर दिखाने के पक्ष में नहीं था, बट चलो कोई नहीं, आप चिल्ड्रन हो तो मैं बता देता हूं। ये मोहर आपको यहां देखने को मिल रही है, ये मोहर आपको यहां देखने को मिल रही है।
ठीक है। अब इस मोहर के रिलेटेड मैंने ऊपर आपको डेटा बताया भी हुआ है, इस मोहर के रिलेटेड मैंने डेटा आपको ऊपर बताया भी हुआ है। ये रहा। ठीक है, चलो तो यहां आपको मोहर देखने को मिल रही है। राइट साइड गेंडा भैंसा, लेफ्ट साइड हाथी बाघ, और बीच में हिरण और पशुपति भगवान, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना, दिमाग लगाओ दिमाग। कितने मोहरों पे कितने जानवर है? 5 जानवर हैं। गेंडा, तो इसको याद रखने का तरीका है हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा और हिरण। हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा, हिरण। हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा, हिरण। ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या इसमें कहीं, इसमें जो भी आपने क्वेश्चंस देखा, इस क्वेश्चन के हिसाब से अब आप इसको अटेम्प्ट अगर करोगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें एक चीज है जो कॉमन है कि भैया, एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी, ये लोग अश्व से परिचित नहीं थे, इन्हें घोड़े होते हैं ये पता ही नहीं था। तो यहां इन्हें घोड़े होते हैं पता ही नहीं था, अश्व इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहरों पे अश्वों का चित्रण नहीं है मेरे भाई। दूसरा, सबसे पवित्र मोहरें किस देवता की थी? पशुपति नाथ की मोहरें सबसे अधिक फेमस मानी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, सारे ही खूंखार हैं। खूंखार तो आप भी हो, मैंने कुछ कहा तुमसे? आप भी थे। ठीक है, चलो तो इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भाई, जानवर को पालतू रखा गया, इसके साक्ष्य कहां से मिले? जानवर को पालतू रखा गया, इसके साक्ष्य कहां से मिले? जानवर को पालतू रखा गया, इसके साक्ष्य कहां से मिले? पालतू रखा गया था, रखा गया, इसके साक्ष्य कहां मिले? इसके साक्ष्य कहां मिले? साक्ष्य कहां मिले? ये भी स्टोन एज का सवाल है। किसका सवाल है बाबू? ये स्टोन एज का सवाल है। तो आप बताएंगे कहां मिले? 8वें नंबर का सवाल था ये मिले आदमगढ़ में, आदमगढ़ एमपी, आदमगढ़ एमपी में मिले थे। बाजौर राजस्थान में भी मिले थे, लेकिन बाजौर में जानवर रख रहे हैं, पालतू नहीं रख रहे हैं उनको, है ना। चलिए बाबू, एक बच्चा कह रहा है सर चावल के साक्ष्य लोथल से भी मिले थे। बिल्कुल मिले थे, चावल की भुस्सी मिली थी। ठीक है, चावल का भारी खोल मिला था लोथल से, बट बाबू वो पाषाण काल थोड़ी था, वो आईबीसी काल था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल ये लीजिए, जवाब दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मोहर बनाना, वजन बनाना शामिल था? तो ये कौन सा आपको शहर देखने को मिलता है, बताइए। जी हाँ, तो इतना याद करना है कि चीजें आपको स्वतः ही याद हो जाए कि मैंने उसे इतना देखा, मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था? इतना कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। इतना देखा जा सकता था 2 आंखों से। ठीक है, तो याद रखना, 2 आंखों से इतना देखो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बढ़िया तरीके से आपको अपने सिलेक्शन पे काम करना है, बढ़िया वाला काम करना है। ऐसा नहीं है कोई हल्का मोटा काम आप रखो। ठीक है, हल्का मोटा काम आप नहीं रखेंगे, किसी भी प्रकार से हल्का मोटा काम आपका नहीं रहना चाहिए। फटाफट से बताइए। ठीक है, आंसर क्या होगा? चन्हूरलो इसमें आंसर होगा। लेकिन देखो, इसमें नागेश्वर गलत नहीं है, बट इसमें क्या है, कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से? दरअसल चन्हूरलो इसीलिए तो फेमस था, इसमें सजावटी चीजें मिलती थी, ये सब चीजें मिलती थी, इसलिए तो फेमस था ये। तो दैट इज द पॉइंट बॉय। ठीक है, तो जी हाँ। अब दूसरी बात इसके अंतर्गत, ये तो आपने देख लिया, इसके अंतर्गत मुझे एक बात और बता दीजिए कि लोग अंडरग्राउंड रहते थे, पाषाण काल में लोग अंडरग्राउंड रहते थे, ये साक्ष्य हमें कहां से मिले? ठीक है, चलो पाषाण काल में, पाषाण काल, अब वो भी कौन सा लो यार, नव पाषाण काल में छोड़ो, नव पाषाण काल में लोग अंडरग्राउंड रहते थे, लोग भूमिगत रहते थे, भूमिगत, भूमिगत रहते थे। साक्ष्य कहां से मिले? यानी अंडरग्राउंड रहते थे, अंडरग्राउंड रहते थे, ये साक्ष्य हमें कहां से मिले? साक्ष्य, साक्ष्य हमें कहां से मिले बताओ? जम्मू कश्मीर, गुफर काल से मिले हैं, गुफर काल। ठीक है, ये मिले जम्मू एंड कश्मीर, गुफराल एंड बुर्जहोम, गुफराल प्लस बुर्जहोम। तुम तो समझदार हो गए, मैं तो तुम्हें करेक्ट समझे कर गुफराल और, अबे नगरकोट से नहीं मिले, बुर्जहोम से मिले, नगरकोट। ठीक है, यहां ध्यान दो, ध्यान नहीं देते तुम लोग। अब इसमें मुझे ऑर्डर बताइए, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इनका सही क्रम मुझे बताइए।
इनका सही क्रम आप मुझे बताइए। अच्छा, इनका जो डिवीजन किया गया है, डिवीजन, ठीक है, कॉपहैगन म्यूजियम में इन सबका जो डिवीजन है वो कॉपहैगन म्यूजियम के आधार पर पढ़ते हैं। यह विभाजन कॉपहैगन म्यूजियम में थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये जो विभाजन है ये कॉपहैगन म्यूजियम में किया गया था। किसने किया था? बाई थॉमसन। थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको कॉपहैगन म्यूजियम में कॉइन किया है। कॉपहैगन म्यूजियम में काउंट किया है, याद रखना। ठीक है, चलो। एक ही कब्र में तीन इंसान कहां से पाए गए हैं? एक ही कब्र में तीन इंसान कहां से पाए गए? अच्छा, इसमें पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, एक ही कब्र में तीन इंसान कहां से पाए गए हैं? मैंने ये चीज बताई है आपको। पाषाण काल में एक ही कब्र में तीन इंसान कहां से पाए गए हैं? 3 बॉडीज इन अ सिंगल ग्रेव। 3 बॉडीज इन अ सिंगल ग्रेव कहां पाए गए हैं? 3 बॉडीज इन ए सिंगल ग्रेव कहां से पाए गए हैं? ठीक है, एक, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेव को, एक कब्र में तीन लोग। यार मेरे सामने ना तुम दमदमी बात मत करे करो, ठीक है? मेरे सामने ऐसी दमदमी बात मत करे करो तुम, ठीक है? तो दमदमी से याद आया, दमदमा कहां पे? यूपी में। बहुत सारे लोग इसको हरियाणा में बताते हैं, बट दैट इज इन यूपी, ठीक है, याद रखना। जी हाँ, सबसे प्राचीन चित्रकला कहां से मिली है? दैट इज फ्रॉम भीमबेटका केव्स। ठीक है, जी हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? सबसे ज्यादा जो मोती बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में, वो किस चीज के बने होते थे? जो मोती होते थे, गले के मोती, मनके, बीड, जो मनके होते थे, मन के बहकावे में ना आ, इस मन को अपना दास बना ले। मुझे ये बताइए, मन का जो होता है ना, मन का, ये उसको बोलते हैं बीड। तो बीड बनाने के लिए किस चीज का यूजेज किया जाता था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताइए। क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, चलो, ठीक है। सबसे प्राचीन मनुष्यों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? भारत में सबसे प्राचीन मनुष्य के साक्ष्य कहां से मिले? भारत में सबसे प्राचीन मनुष्य होने के साक्ष्य कहां से मिले? सबसे प्राचीन साक्ष्य मनुष्य के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले? किस नदी घाटी से? चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूं बाबू, ये नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं। नर्मदा इसका आंसर होगा। क्या होगा बाबू? नर्मदा इसका आंसर होगा, नर्मदा नदी घाटी। बीड बनाने के लिए जो यूज होता था, दैट वाज कॉर्नोलियन पत्थर होता था, जिसको बीड बनाने के लिए यूज किया जाता था। दैट वाज कॉर्नोलियन पत्थर हुआ करता था, जिसका यूजेज यहां पर किया गया था। ठीक है, ठीक है, चलो याद रखना, बेहतरीन तरीके से इसके बारे में याद रखेंगे। बिना किसी परेशानी के आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी। ठीक है, चलो स्पीड बढ़ाइए बाबू। मैं इसलिए साइड में होता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, इसलिए साइड में होता हूं। ये लो, अगले सवाल है, सुरकोतला का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोतला आपको देखने को मिलता है, दैट इज इन गुजरात। ठीक है, काफी फेमस रहा है गुजरात का सुरकोतला, काफी ज्यादा फेमस रहा है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अगला सवाल, वर्ष 1920 में आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी पर खोजा गया था? ये काफी अच्छा सवाल है। खोजा किसने था? भाई दयाराम साहनी ने खोजा था। किस नदी पर? तो यहां से आपको पता लगा, नदी वगैरह पूछ ली जाती है, याद रखना। ठीक है, चलो, जी हां, मन के बहकावे में ना इस मन को अपना दास बना ले। शाबाश। ठीक है, दैट इज रावी नदी।
रावी यानी पुरुषणी नदी के किनारे आपको यह देखने को मिल जाएगा। रावी अर्थात पुरुषणी नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो में पाया गया महान स्नानागार एक बड़ा क्या था, इसका डिजाइन क्या था। जो महान स्नानागार आपको देखने को मिलता है, द ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ जिसको बोला जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ग्रेट बाथ के बारे में फटाफट मुझे बता दीजिए, ग्रेट बाथ के बारे में मुझे फटाफट बता दीजिए, बिना किसी परेशानी के, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। द ग्रेट बाथ के बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट बताओ। ठीक है, चलो फटाफट बताइए, बिना किसी परेशानी के ग्रेट बाथ के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो 11/7 मैंने बोला था ना, 11 × 7 × 2.43, दैट वाज रेक्टेंगुलर इन शेप, आयताकार था, आयताकार था, रेक्टेंगुलर था। 11/7 2.43 ये इसके डायमेंशंस हैं, ये इसके डायमेंशंस हैं बाबू, रेक्टेंगुलर है। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। सबसे आसान हो जाएगा, बताइए। देखो रावी कैसे भैया, रवि नदी पे ही तो हुआ था ना बाबू हड़प्पा। कहा दिक्कत है ना भाई, ये आपने टेबल याद नहीं करी क्या। अभी आपको एक टेबल दी थी, वो टेबल याद नहीं करे हो का। टेबल दी थी ना मुझे याद, हाँ ये रही। आपने देखा नहीं है क्या, टेबल याद नहीं करी क्या। बताया हुआ है इसके अंदर, सारे के सारे मटेरियल बताए हुए हैं। आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, हड़प्पा, रावी नदी, इतना तो आसान काम किया हुआ है आपके लिए, फिर भी आप कह रहे हो कि सर पता नहीं। ये कैसी बात करते हो तुम, कैसे से हो तुम, ये बताओ। मनुष्य के जिस वस्तु की खोज सर्वप्रथम होती है दैट इज तांबा, वो कॉपर था, दैट इज कॉपर। इसलिए सबसे पहले ताम्रकाल की स्टार्टिंग होती है। ताम्रकाल के बाद आपका आयरन एज आता है, उसके बाद ही आपका आयरन एज आया था। नेक्स्ट, एविडेंसेस ऑफ रिजर्वॉयर, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। जहां जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, ना सिर्फ जलाशय बल्कि यहीं से स्टेडियम के साक्ष्य मिले, स्टेडियम, इंफॉर्मेशन बोर्ड, सूचना पट के साक्ष्य मिले, सूचना पट के साक्ष्य भी मिले, और बाकी भी कई सारे साक्ष्य मिले। तो करेक्ट आंसर बाबू इसका हो जाएगा दैट इज धौलावीरा। धौलावीरा, यहां पर रथ चलाती हुई एक मूर्ति भी मिली है, रथ चलाती हुई एक मूर्ति भी मिली है। ठीक है, याद रखना, धौलावीरा में देखने को मिले। नेक्स्ट, अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करा करते थे। पशुपतिनाथ की पूजा करा करते थे। तो बात हुई खत्म बाबू, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, याद रखना। अब मेरी बात को समझना, इसके अलावा आपको मैं और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैं ये चीज यहां लिख रहा हूं क्योंकि एक तो कहते हैं सर क्यों लिख रहे हो बाबू, लिखना जरूरी है, वरना बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि जीत सर ने तो इतने ही क्वेश्चन कराए। नहीं भैया, जीत सर जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के कम से कम 50 सवाल नहीं करा देते ना, तो जीत सर सांस नहीं लेते तब तक। तो भाई इसके अंदर सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के 50 अन्य प्रश्न, 50 अन्य प्रश्न, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन में होंगे, प्रैक्टिस सेशन में होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस, ये मैं शब्द दे रहा हूं आपको, ये प्रैक्टिस सेशन में होंगे जो वाईटी तथा ऐप में भी मिलेगी, में भी रहेगी, भी होगी। और वाईटी आप जानते ही हैं, जीत राणा जीएस, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको वहां हम कर लेंगे। उसके बाद आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। ये क्लास सिर्फ इसलिए थी ताकि आप जो इतना भूले हो ना सप्ताह भर में, तो वो सारे के सारे आप अपने दिमाग पे बिठा लो। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बढ़िए आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां से स्टार्टिंग करते हैं आज से वैदिक काल की। तो हेडिंग डाल लीजिए वैदिक एज। स्टार्टिंग कर रहे हैं बाबू वैदिक काल की, हेडिंग डालिए। सर 100 करवाइए। तुषार ने कहा है, अब तुषार भाई तुम भी क्या ही याद रखोगे, जाओ जाओ भाई तुषार, क्या ही याद रखोगे तुम भी, जाओ। 100 क्वेश्चन कराऊंगा आईवीसी और स्टोन एज के, जा और बता। ठीक है बाबू, बहुत अलग लेवल है। ठीक है, मुझे क्वेश्चंस के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता, आई जनरेट देम। ठीक है, ये लीजिए वैदिक काल।
हेडिंग डाल लीजिए वैदिक एज। अब डिजाइन देखिए, वैदिक एज स्टार्ट कर रहे हैं। मूल विधि की क्लास जल्दी ही प्रारंभ होगी, पहले इस पर ध्यान दीजिए। मूल विधि की क्लास प्रारंभ होगी, निश्चिंत रहिए। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और होगा अवश्य। अब मुझे बताइए यहां पर क्या आप वैदिक एज को पढ़ने के लिए तैयार हैं? तैयार है ना आप वैदिक एज को पढ़ने के लिए? हेडिंग बनाइए वैदिक एज। जब वैदिक एज को आप पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक एज का टाइम आता है। तो उस वैदिक एज के टाइम को हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, वैदिक एज के दो हिस्से हैं, उन दोनों ही हिस्से को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए वैदिक एज। तो वैदिक एज का विभाजन, पहला आपका पॉइंट होना चाहिए वैदिक एज का विभाजन। वैदिक एज का विभाजन, विभाजन। तो वैदिक एज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वैदिक एज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वैदिक एज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वो दो हिस्से समझिए किस प्रकार से बांट सकते हैं। सर वैदिक एज को दो हिस्सों में ऐसे बांटा जा सकता है, एक हिस्से को हम कह सकते हैं ऋग वैदिक काल, वहीं हम दूसरे हिस्सों को कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। दूसरा हिस्सा हो सकता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक एज वो पीरियड है, ऋग्वैदिक एज वो पीरियड है, और ऋग्वैदिक एज वो पीरियड है जो काफी पुराना माना जाता है। ये पोस्ट वैदिक पीरियड माना जाता है। वैदिक पीरियड इसको माना जाता है। दरअसल इसका जो समय था, जो ऋग्वैदिक काल का समय है, यह 1500 से लेकर 1000, मतलब 1500 से लेकर 1000 बीसीई तक का समय है। बीसीई तक का समय, बिफोर कॉमन एरा। और ये जो है ना उत्तर वैदिक काल, ये दरअसल आपका समय है 1000 से लेकर 600 बीसी तक। हो गया स्टार्ट? ठीक है। तो सवाल आता है बाबू आपके सामने कि वेद क्या है। मैंने पूछा था कि क्या है वेद। क्लास अटक गई थी, एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था भैया। अब उम्मीद करता हूं आपके पास तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? अरे भाई अब तो चल गई है क्लास। हे हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम परमानंदम, ये क्या हुआ? चल गई क्लास। चेक चेक। ठीक है, चलो लाइव। ठीक है, तो वैदिक एज जो है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। अब आपके सामने एक बात आती है बाबू कि वेद आखिरकार क्या है। वेद एक देववाणी है, या फिर इसको आप कह सकते हैं यह एक ईश्वरीय वाणी है। यह भगवान ईश्वरीय वाणी है, भगवान के द्वारा दिया गया संदेश है। वेद किसी ने लिखे नहीं है। ठीक है, अब कई सारी चीजें आती है, मैं आपको बताऊं, यह एक ईश्वरीय वाणी है। एक ईश्वरीय वाणी है। ठीक है, ईश्वरीय वाणी है कि भगवान ने कुछ कहा और लोगों ने उसको पहले याद किया, स्मरण किया और उसको उसने लिख दिया। ठीक है, याद रखना। तो यह ईश्वरीय वाणी के तौर पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सर वेदों को किसने लिखा है? तो लोग बोलते हैं सर वेद व्यास ने लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, उपनिषदों को वेद व्यास ने लिखा। ठीक है, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। तो इतने सारे लोग जो है ना, ये मतलब इतनी सारी चीज इन्होंने, उपनिषद इन्होंने लिखे, वेद इन्होंने लिखे, और बाबू इनके द्वारा महाभारत लिखी गई। क्या एक आदमी इतनी सारी चीजें लिख सकता है? नहीं सर, एक आदमी तो इतनी सारी चीजें नहीं लिख सकता। तो सर फिर ये कैसे बात हुई? दरअसल वेदव्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वेद व्यास किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। वेद व्यास वास्तविकता में कोई ग्रुप रहा होगा, जिनके द्वारा वेदों को, उपनिषदों को, वेदांगों को और महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा गया होगा। ठीक है, इस कारण से माना जाता है कि यह वेद व्यास जो था एक फैमिली था, जिनके द्वारा इस प्रकार की रचनाओं को अंजाम दिया गया।
वेद ब्रह्मा जी ने नहीं लिखे हैं, ठीक है। असम ब्रह्मो बाबू, वेद ब्रह्मा जी ने नहीं लिखे हैं, वेद एक ईश्वरीय वाणी है, ठीक है। सर महाभारत गणेश जी ने लिखी है, उनको बताया किसने था लिखने के बारे में, संकलित कौन कर रहा था, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो यस, तो इस तरीके की बातें होती है और वेदों के आधार पर ही इस काल का विवरण होता है। इस काल में बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी स्मृतियां, वो सब आएंगी। वेद जो डिपेंड करता है, ये जो वैदिक एज है, ये आर्यास पर डिपेंड करती है, आर्यन, आर्य, ठीक है। आर्यन जो होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करती है, आर्यन यानी आर्य लोग जो है उनके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो अभी आर्यंस कौन है, कैसे भारत में आए, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से आगे की चर्चा बाबू कल होगी। कल आपका वैदिक एज कंप्लीट हो जाएगा, कल ही स्टार्ट होगा, कल ही वैदिक एज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा विवाहों के प्रकार कितने होते हैं, कि हमें उनसे जी प्रेम विवाह करना है, नहीं जी हम विवाह में दहेज नहीं लेंगे, तो हाँ जी हम तो विवाह में दहेज लेंगे, तो हम तो एक मूर्छित लड़की से विवाह कर रहे हैं जी। मूर्छित लड़की यानी जो अपने मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब जग ना रही हो, मूर्छित हो गई, तो उससे विवाह करेंगे। है जी हम तो जबरदस्ती करेंगे, इतना मारेंगे ना तेरे पापा पता लग जाएगी। सर दो विवाह का कॉन्सेप्ट है क्या, दो विवाह का कॉन्सेप्ट भी है, हाँ। ना मानेगा, ये ना मानेगा, ये ना माने, ये तो ब्याह करके ही मानेगा भाई आज। चलो चलिए अब कल मिलते हैं। और जो भी ऐसे छात्र हैं यूपीएसआई के लिए जो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस बारे में मैं आपको कल ही, अब से पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस वीडियो को जरूर देख लेना कि आपको मूल विधि के लिए किस तरीके से चीजों को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए एक वीडियो डली है चैनल के ऊपर, मूल विधि के संदर्भ में, यह वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। हाँ बहुत जरूरी वीडियो है। और बाकी चीजों के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं कल मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।